बच्चों, बेटा ये जो वीडियो है आज वाली, ये मैं बेटा 6th क्लास 7th क्लास एंड 8th क्लास तीनों के लिए ये वीडियो है। बिकॉज़ ये वीडियो आपकी फंडामेंटल वीडियो है, यानी कि व्याकरण पे आधारित है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होता है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। जैसे कि आप 6 में है, 7 में, ये तीनों सेक्शन में, रादर जब आप 9 10 में जाएंगे तब भी आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का ये जो चैप्टर है वो कराया जाएगा। तो इसमें हमें मेन भाषा क्या होती है, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रही है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए भी हमें सबको आती है। लेकिन आप अंग्रेज़ी भाषा भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, और जो बच्चे सिख फैमिली से होंगे तो वो पंजाबी भी जानते होंगे, या जो मुस्लिम फैमिली से होंगे वो उर्दू भी जानते होंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा का ज्ञान रखता है। अब भाषा है क्या? अब जब भाषा नहीं थी, यानी कि जब लोग आदि काल में एकदम से तो सब बोलते नहीं थे, तब क्या था, लोग संकेतों द्वारा ही बात करते थे। किसी को प्यास लगी है या किसी को किसी भी तरह से कुछ बात कहनी है, तो मनुष्य अपनी बातों को या भावों को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई आवश्यकता रहती थी, तो उसे वो मतलब संकेतों द्वारा ही, उन्हें भाव द्वारा ही प्रकट करता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, लोगों ने कुछ कुछ शब्द बोले, उन शब्दों का जब वो मतलब मिलता चला गया, तो उसके बाद क्या हो गया, एक भाषा उत्पन्न हो गई। जो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिंदी संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। तो भाष जिसका अर्थ है बोलना, भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना। तो भाषा है क्या, भावों और विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। यानी कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आचार, विचार, भावों का आदान प्रदान कर सकता है। अगर भाषा ना हो तो मैं आपको अपनी बात को समझा नहीं सकती हूँ। मान लो अगर ये मैं तमिलनाडु में चली जाऊँ तो वहाँ की मातृभाषा तो तमिल है, अब मुझे तो तमिल आती नहीं है, तो अगर मैं उन्हें ये हिंदी में टॉपिक समझाऊंगी भी और वो बच्चे अगर तमिलियन स्कूल्स में होंगे तो शायद उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें अगर मैं तमिल भाषा में समझाऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को तो बोल सकते हैं, लेकिन वह भाषा सामने वाले व्यक्ति को समझ भी आनी चाहिए, और उसे अपनी बात को कहने का भाव, आपको कहने के भाव में हमें भी समझ में आना चाहिए। कि जब हम दोनों एक दूसरे की भाषा को समझेंगे तभी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। अब नेक्स्ट है बोली। अब बोली तो हम ही सब जानते हैं, जो आप लोग जिस घरों में रहते हैं, कोई लोग हिंदी में ही बात करते होंगे, कोई लोग गढ़वाल से बिलोंग करते हैं तो गढ़वाली में बात करते होंगे, कुछ लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो हिमाचली में बात करते होंगे। लेकिन जब आप घर से बाहर आते हैं, जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो हम अपनी बोली में ही बात, जैसे हम पंजाबी हैं तो हम अपनी घर पे तो पंजाबी बोल लेती हूँ, लेकिन मैं जब आपसे बात करती हूँ या आपको अपने चैप्टर समझाती हूँ आपके, तो मैं कभी पंजाबी में तो आपसे नहीं बोलती हूँ, तब मैं आपसे हिंदी में ही बोलती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसे हम सभी नागरिक, सभी व्यक्ति, सभी देशवासी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कह सकते हैं कि एक मधुर भाषा है जिसमें हम अपने भावों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाषा इंग्लिश भी अच्छी है, संस्कृत भी अच्छी है, लेकिन हिंदी के हम इतने करीब हैं कि हिंदी से हमें, आपको कोई निबंध देते हैं, हम कोई अनुच्छेद देते हैं, कोई कहानी देते हैं, तो आप अपनी कल्पना करके कुछ ना कुछ हिंदी में लिख लेते हैं, क्योंकि आप हिंदी के साथ बहुत अधिक जुड़े होते हैं। तो आपको वो भाषा और भी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आप उसके अगर हम उसमें कुछ भी आपको लिखने के लिए बोलते हैं तो आप लिख लेते हैं। अब आ जाओ बोली पर। अब वो कहते हैं बोली क्या होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाती है जिसका अपना कोई साहित्य नहीं होता, जैसे पंजाब में पंजाबी, अवध में अवधी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हरियाणवी, ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। अब भाषा कितनी है आपके देश में? हमारे देश में 22 भाषाएं हैं। असमी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कंकण है, कोंकणी है, नेपाली है, उर्दू है, तमिल है, हिंदी है, सिंधी है, कश्मीरी भाषा है, मलयालम है, मराठी है, मतलब डोगरी, बहुत सारी भाषाएं हैं आपके स्कूल में।
अब मैंने आपको यहाँ पे दिया भाषा किसे कहते हैं। अब आपने 5 भाषाओं के नाम अपनी ओर से लिखने हैं, सभी ने, 6 क्लास ने भी, 7 ने भी, 8 ने भी। अब है बोली, तो आप जिस भी बोली के में से बिलोंग करते हैं, मान लो आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी पंजाबी गीत आपको अपना एक लोकगीत, मतलब जो भी आप चाहो अपनी कॉपी में लिखेंगे इस चैप्टर के बाद। उसके बाद है कोई गढ़वाली है तो गढ़वाली में लिखो, कोई उर्दू है तो वो गज़ल लिख सकता है, मतलब कुछ भी आपको अपनी बोली से रिलेटेड आपकी कॉपी में लिखना है। अब आ जाते हैं हम लिपि। अब आपने सुना कि भाषा के और बोली, अब भाषा के मैंने बोला आपको हिंदी भाषा है जैसे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब है लिपि। लिपि किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का तरीका जो होता है वो लिपि कहलाता है। लिपि से क्या होता है कि जैसे आप, प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। सोचो अगर लिपि के वह ना होती तो हम शायद इस इतिहास की कोई सूचना ही ना करते। आप कभी किसी मंदिर में जाओ या किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाओ तो वहाँ कुछ ऐसे डंडे या कुछ करके, मतलब ऐसे कुछ अजीब से लेटर्स लिखे होते हैं, तो वो भी एक लिपि होती है जिससे साहित्यकार उस लिपि को पढ़ सकते हैं। उन्होंने उस भाषा का ज्ञान था तो इसलिए उन्हें पता। धीरे धीरे उस लिपि को हिंदी भाषा में या गुरुमुखी भाषा में या पंजाबी भाषा में या उर्दू भाषा में परिवर्तित किया गया, हर भाषा में। तो अगर लिपि ही ना होती तो शायद हमें अपने किसी भी साहित्य का ज्ञान ना होता। और एक बात और भी मैं बेटा बता रही हूँ आपको, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि भाषा का 2 रूप है, मौखिक और लिखित। आपको जैसे मैं बोल कर बात कर रही हूँ तो ये भाषा का मौखिक रूप है जिसमें हम आपस में एक दूसरे से बोलकर बात करते हैं। अब लिखित रूप क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपने कोई भी गीत लिखना है तो ये गीत लिखना क्या हो गया, मौखिक, और समझाना और गीत लिखना हो गया लिखित रूप। तो आपको कोई भी एक गीत अपनी कॉपी में लिखना है। हिंदी वाले बच्चे, जो बच्चे हिंदी भाषी हैं वो हिंदी में ही लिखो, जो किसी और मतलब बोली से बिलोंग करते हैं वो अपनी बोली में लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हो गया आपका लिखित रूप। लेकिन इसके साथ साथ एक सांकेतिक रूप भी था जो आदिकाल से चला आ रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में तो लोग संकेतों द्वारा ही बात करते थे। आज भी आप संकेतों द्वारा हम लोग बात करते हैं या संकेतों द्वारा संकेतों को समझते हैं। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, मान लो रेड लाइट आ गई तो आप क्या करेंगे, आपकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि नहीं रेड लाइट है तो अभी हमें सड़क क्रॉस कर लेनी चाहिए, जैसे ही ग्रीन होगी तो हम सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारे लिए, अब हमें, क्योंकि हम उन संकेतों की जो भाषा है उसको पहचानते हैं। उसी प्रकार अगर कोई गाड़ी रुकी है तो उसने भी संकेतों को पढ़ा। ट्रेन्स हैं, उसके लिए गार्ड्स पहले से वो सिग्नल्स लेकर खड़े होते हैं कि अगर मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा तभी आपको जाना है, रेड सिग्नल होता है तो वो रुक जाते हैं। व्हीकल्स हैं, हम लोग हैं, या कभी कभी आप क्लास में जैसे बात कर रहे होते हैं तो आपको टीचर सिर्फ एग्जामिनेशन रूम में या कुछ में हम सिर्फ इशारा करते हैं कि आपको फिंगर पे, जैसे मैंने लिप पर अपनी फिंगर रख दी तो आपको लगता है कि मैम बोल रही है चुप हो जाओ। या घर पे पेरेंट्स, कभी कोई गेस्ट आते हैं तो आप कुछ भी उधम कर रहे होते हैं तो वो आपको सिर्फ आंख दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि मम्मी या पापा को गुस्सा आने वाला है तो अब मुझे सीधा हो जाना चाहिए या बाहर जाना चाहिए या जो भी। तो वो आप उन संकेतों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये बात है। लेकिन उस भाषा का आज भी आदान प्रदान है, चाहे उसका नाम नहीं है। मतलब जो हम लिखित रूप से मानते हैं, भाषा के 2 ही रूप हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन इसके अलावा भी सांकेतिक भी इसी का एक भाग है जिसे आज भी लोगों ने अपनाया हुआ है। अब आ जाइए मौखिक भाषा। मौखिक अर्थात मुख से बोली गई भाषा, उसे हम क्या बोलते हैं, जो भाषा को हम मुख से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वाद विवाद आप बोलकर करते हैं, नाटक है, संवाद है, भाषण है, कविता है, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब लिखित भाषा। लिखित भाषा आप पढ़कर ही अपने भावों को प्रकट करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब इसके बाद आ जाओ आप, प्रमुख भाषाओं की लिपियां कहाँ हैं। संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, अंग्रेज़ी रोमन, फ्रेंच रोमन, उर्दू फारसी, अरब अरबी भाषा, पंजाब गुरुमुखी, असमिया देवनागरी। तो ये लिपियों के रूप थे। मौखिक और लिखित आपने खुद उस भाषा को लिखना है।
भाषा का वैसे क्वेश्चन बनाया। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, भाषा किसे कहते हैं? किसी भी मनुष्य द्वारा व्यक्त किए गए अपने विचारों का आदान प्रदान करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया नहीं है मैंने, लेकिन आप ज़रूर लिखेंगे अपनी कॉपी में, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। फिर आप मौखिक भाषा लिखेंगे, मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है, जैसे नाटक, भाषण, कविता, पाठ आदि। और लिखित भाषा के इस रूप में मन के भावों या विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तक है, आपकी परीक्षा है, ये सब आप लिखकर प्रदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, बोली किसे कहते हैं, उसको लिखेंगे। फिर बनाएंगे, लिपि किसे कहते हैं, फिर इन प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ कौन सी हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, व्याकरण किसे कहते हैं। आप पहले देखो, गरम गिलास में दूध, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है गरम गिलास में दूध, तो यानी कि ये सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। ग्रामर जो होगा वो आपको किसी भी चीज़ को सही करने के साधन को हम व्याकरण कहते हैं। तो यानी कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप, संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान कराता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण भी अपने आप में अकेला नहीं होता, व्याकरण में भी मतलब उसके भी रूप होते हैं। आप व्याकरण में कितना कुछ करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम, लिंग, शब्द विश्लेषण, संश्लेषण, क्रिया और ये कारक वगैरह सब आपको उसमें कराया जाता है। तो अब इसके बाद आपने क्वेश्चन बनाना है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के 4 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इस अंग में वर्णों के स्वरूप यानी कि भेद, उच्चारण आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे आपको पता है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, तो टोटल वर्ण कितने हैं, तो ये सब का ज्ञान आपको व्याकरण द्वारा ही पता चलता है। दूसरा है आपका शब्द विचार। इसमें क्या बताया जाता है कि इसमें शब्दों के रूप की बनावट, लिंग, वचन आदि के बारे में बताया जाता है। तीसरा है आपका पद विचार। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे आपको नेक्स्ट आगे कराया जाएगा, 7th को भी, 6th को भी, 8th को भी, तीनों के टॉपिक्स अलग अलग होंगे, लेकिन जो ये पहले 2 टॉपिक्स होते हैं, भाषा, बोली, व्याकरण, ये सबके लिए सेम होता है। तो इसीलिए मैं आपको इसी एक ही वीडियो में ही सबको एक साथ ही करा रही हूँ। और उसके बाद है आपका वाक्य विचार। इस अंग में वाक्यों की रचना, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब आगे का काम है। अभी आपको अप्रैल का जो सिलेबस था हमारा भाषा, बोली, वर्ण विचार तक था, वो मैंने आपको इसमें करा दिया है। अब वो कह रहे हैं व्याकरण का सीखने से क्या आपको, इस अध्ययन से क्या शिक्षा मिलती है या क्या विशेषताएं मिलती हैं इससे। व्याकरण अध्ययन से हम क्या सीखते हैं कि भाषा का एक नियमित अनुशासित रूप बना होता है। मान लो आप कोई भी चीज़ के रूल्स अगर रखते हैं, आप स्कूल आते हैं, आपको पता है कि स्कूल के जो नियम हैं हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे तो ठीक रहता है। अगर हम किसी भी चीज़ का भी, जैसे कोरोना काल चल रहा है, अगर हम ही उस रूल्स को ब्रेक करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं या रोड्स पे 4-4, 5-5 लोग इकट्ठे होकर बात करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम ही तो अपने रूल्स बना भी रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं, और उससे शायद किसी को कोई घातक बीमारी भी हो सकती है। तो हम अभी उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं। तो यही इसमें बताया कि व्याकरण आपको एक अनुशासित जीवन जीने का, मतलब व्याकरण जो है वो पूरी हिंदी को एक अनुशासित ढंग से चलाने का एक नियमित स्वरूप देती है कि किस प्रकार से आपको भाषा को लिखना है। जैसे गरम गिलास दूध, तो आपने बोला ना, ये तो समझ में ही नहीं आया कि क्या बोला है मैम ने। तो इसी प्रकार से भाषा जो है आपको सही तरीका बताती है।
नंबर 2, भाषा की प्रकृति का विश्लेषण व्याकरण के अध्ययन से ही संभव है। अगर आपको भाषा, किसी भी भाषा को सीखना है तो उसके लिए उसके व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अब बाकी भाषाओं को मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा उसमें भी होगा ही। जैसे आप इंग्लिश में भी आपकी मैम आपको टेंस, पैसिफिक वॉइस वगैरह सब कराती हैं, तो यही बोला जाता है कि जिसने टेंस सीख लिया वो सब कुछ सीख लेगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण को पक्का करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हिंदी में भी आपके अगर ये सब टर्म्स अच्छे से पक्की होंगी तो आपको हिंदी लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाषा का प्रभावी एवं सटीक प्रयोग की क्षमता का विकास व्याकरण से ही होता है। भाषा को शुद्ध करना सिखाती है व्याख्या को समझ। अब यहाँ पर मैंने कुछ अभ्यास दिया है आपको, आपकी इसमें आपने ये अपनी कॉपी में करना है और लिखना भी है। पहला, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। राष्ट्रभाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? संस्कृत। भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। भाषा की कौन सा रूप अपरिवर्तनशील है? लिखित। आपने पेपर में एक बार जो लिख दिया आप उसको बदल तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन मुख से बोली बात को हम बदल सकते हैं। मौखिक भाषा में लिख कर प्रयोग किया जाता है या ध्वनि द्वारा? तो मौखिक भाषा में हम लिख कर तो नहीं, हम ध्वनि क्यों द्वारा प्रकट मतलब अपनी बात को कहते हैं। कौन सी भाषा परिवर्तनशील है? मैंने अभी बताया, लिखित अपरिवर्तनशील है और मौखिक परिवर्तनशील है। मौखिक और लिखित की परिभाषाएं आप सभी बच्चों को स्वयं लिखनी है। मौखिक, मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक कहते हैं। इस भाषा में हम अपने विचारों का आदान प्रदान अपने ध्वनियों द्वारा करते हैं, जैसे नाटक और भाषण, कविता पाठन, संगीत आदि। ये आप इसके एग्जाम्पल्स देंगे। अब आ जाओ लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने आचार विचारों को लिख कर अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं। ऐसे साधन को लिखित भाषा कहते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, परीक्षा पत्र आदि। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो आपने अब जैसे मेरे पास आपके पास मौखिक रूप भी है और लिखित भी है। मैंने आपको समझा किससे रही हूँ? मुख से बोलकर, तो यानी कि मौखिक। और मैंने आपको PDF किसका दिया है? भाषा, बोली और लिपि का, यानी कि लिखित। आपको लिख कर अपनी कॉपी में लिखना है और सुनना अपने आप से है। तो यहाँ पर हम मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों का ज्ञान ले रहे हैं। अब कौन सी, अच्छा ये तो हो गया। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है आपको, फिर आगे इसके जो एक्सप्लेनेशन के चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास वाइज डिवाइड करूँगी। ये कॉमन टॉपिक था तो इसीलिए मैंने तीनों क्लासेस को एक साथ ही दिया है। अब तीनों क्लासेस ध्यान से सुनेंगे बेटा। आप जिस भी भाषा से बिलोंग करते हैं उस भाषा का कोई एक लोकगीत आपको अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी तो कोई भाषा नहीं है, हम तो हिंदी ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई भी हिंदी का लोकगीत लिख लीजिएगा, लेकिन लोकगीत लिखना है आपको अपनी कॉपी में। तब नेक्स्ट वीडियो, अब मेरा आज का अप्रैल तक का जितना भी हमारा सिलेबस था बेटा वो कंप्लीट हो गया है। आप भी अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर 1, 2, 3। और मैंने जो भी निबंध, पत्र मैंने आपको दोनों दे दिए और अनुच्छेद भी दिया है आपको और व्याकरण का भी कार्य दिया है। अब जब 9 जून के बाद 9 जून तक आपका वेकेशन ही है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास के लिए बोला जाएगा तभी से मैं आपकी क्लास लूँगी। आज हमारी अब ये वाली जो क्लास है वेकेशंस वाली वो लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं आपकी क्लास 9 जून के बाद ही लूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।